Hello guys, this is Shishram and you are watching my YouTube channel SR Education for Everyone। दोस्तों जैसा कि एग्जाम आ चुके हैं तो मैं इस चैनल में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इनकम टैक्स की वीडियो ताकि हम अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो देखते रहिए मेरी वीडियो और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को और साथ ही करें इसे शेयर, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसे जरूर शेयर करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने लेक्चर 6 को ऑफ द चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में किया था रेगुलर असेसमेंट के बारे में और जाना था कि रेगुलर असेसमेंट हमारी दो तरीके की होती है। पहली असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जिसको हम स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहते हैं, और दूसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। हमने अपनी पहले असेसमेंट को अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और कहा था कि अगली असेसमेंट को यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उन सभी नोटिस के सेक्शंस पर जो अभी तक हमने किए हैं, क्योंकि दोस्तों जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है उसको समझने के लिए सभी नोटिस के जो सेक्शन हैं उनमें क्या कहा गया है ये क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम अपने उन सभी सेक्शन पर जिनमें हमने नोटिस के बारे में जाना था। तो हमारा जो पहला सेक्शन था वो था Section 142 subsection 1, under which a notice is served to the SSC for furnishing written or to produce accounts or documents as the assessing officer required। दूसरा था Section 142 subsection 2 clause A, under which a notice is served by the assessing officer to the SSC to give a direction to get their accounts audited फ्रॉम ए पार्टिकुलर CA। तीसरा था हमारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, द पर्पज ऑफ गिविंग नोटिस अंडर दिस सेक्शन इज टू इंटीमेट द SSC अबाउट द अमाउंट पेएबल बाय और रिफंड टू। चौथा था हमारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, द पर्पज ऑफ गिविंग नोटिस अंडर दिस सेक्शन इज टू स्क्रूटनी असेसमेंट। जी हाँ, ये हमारे कुछ सेक्शन थे जिनमें हमने अलग अलग नोटिस के बारे में देखा था। जी हाँ, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में एक नोटिस दिया गया था, उसमें एक असेसिंग ऑफिसर SSC को दो बातें कह सकता है नोटिस में। पहली, अगर उस SSC ने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो उसे रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकता है, और अगर SSC ने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है तो उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। सेकंड जो हमारा था वो था सेक्शन 142 सब सेक्शन 2, जिसमें हमने देखा था कि असेसिंग ऑफिसर जो है SSC को एक नोटिस भेजता है और उसमें ये डायरेक्शन देता है कि वो अपने अकाउंट्स को एक पर्टिकुलर CA से ऑडिट करवाए। और तीसरा जो हमने सेक्शन देखा था वो देखा था 143 सब सेक्शन 1, जिसमें नोटिस भेजने का पर्पज जो होता है वो SSC को इंटीमेट करना होता है अबाउट दी टोटल अमाउंट पेएबल और रिफंडेबल। जी हाँ, कितनी अमाउंट लेनी है SSC से और कितनी अमाउंट SSC को भेजनी है इसके बारे में इंटीमेट करना इसका पर्पज होता था, मतलब इस नोटिस का पर्पज होता था। इसके बाद जो हमने लास्ट में सेक्शन देखा था वो था सेक्शन 143 सब सेक्शन 2, जिसमें नोटिस भेजा जाता है SSC के पास ये पूछने के लिए कि क्या उसकी रिटर्न पर सिक्योरिटी असेसमेंट की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सेक्शंस जिनमें हमने जाना था डिफरेंट तरीके के नोटिस के बारे में। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आपको इन सेक्शंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इन नोटिस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए आसानी से हम समझते हैं अपनी अगली असेसमेंट को, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को। सेक्शन 144 ए केस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जी हाँ, अंडर द सेक्शन 144 हमारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है। तो आइए समझते हैं इसको। अंडर दिस सेक्शन इट इज सेड दैट
if SSC has failed to furnish their return voluntarily or fails to file return after receiving notice under the section 142, or to produce accounts or documents under section 142, or to get their accounts audited under the section 142 subsection 2 clause A, or to appear or produce the evidence in support of his return under the section 143 subsection 2, then assessing officer can do best judgment assessment, which should be based on his best judgment. Means assessing officer uses or consider his knowledge, assesses condition, local knowledge to do honest work, although it is based on guesswork. जी हाँ, कहा गया है कि अगर एसएससी ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर एसएससी अपनी रिटर्न को फाइल करना भूल जाता है, वॉलंटरी या किसी कारण से फाइल नहीं करवा पाता है, या फिर जो नोटिस उसको भेजा जाता है अंडर द सेक्शन 142 अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए, और उसके बावजूद भी वो इस अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करवा पाता है या नहीं करता है, या फिर जो नोटिस भेजा जाता है अंडर द सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 क्लाउज ए में उसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए, और वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवा पाता है या किसी कारणवश भूल जाता है, या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से वो सक्षम नहीं है, एबल नहीं है अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने में, या फिर कहा गया है कि अगर एसएससी जो नोटिस उसे मिला है अंडर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में ऑफिस में अपीयर होने के लिए, या फिर जो कोई एविडेंस ज़रूरत है असेसिंग ऑफिसर को उसकी रिटर्न को चेक करने के लिए, उन एविडेंस को प्रोवाइड करने में एसएससी जो है वो असफल रहता है या किसी कारणवश वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर जो होता है उसको ये राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सके। जी हाँ, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब होता है कि एसएससी जो है इसमें अपनी पूरी नॉलेज का यूज करेगा, जो उसको नॉलेज है अब तक की रिटर्न के बारे में या जो भी एक्सपीरियंस है उसका पूरा यूज करेगा, और साथ में एसएससी की जो कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखेगा, और साथ ही वो जो लोकल नॉलेज होती है यानी कि जो और केस होते हैं उसी से रिलेटेड उनको भी कंसिडर करता है, मतलब वो सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी ऑनेस्टली के साथ वो इस काम को करता है। साथ ही इसमें कहा गया कि ऑल दो इट इज़ बेस्ड ऑन गैस वर्क, जी हाँ, हालांकि ये सारा काम कागजी काम होता है, एक एस्टिमेशन पे ही बेस होता है, क्योंकि एसएससी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाता है असेसिंग ऑफिसर को, तो इन दिस केस असेसिंग ऑफिसर को अपनी नॉलेज के बेस पर ही ये सारा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये होती हमारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसको हम एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी को सारा काम करना पड़ता है, यानी कि असेसिंग ऑफिसर को ही अपनी नॉलेज के बेस पर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सारा काम करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसे एक्स पार्टी असेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि असेसिंग ऑफिसर किसी एक्सपर्ट की हेल्प नहीं ले सकता या किसी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ले सकता है। जी हाँ, अगर असेसिंग ऑफिसर को किसी केस में अगर ऐसा लगता है कि उसे सीए की हेल्प लेनी चाहिए या ऑडिटर की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर उसे लगता है किसी लॉयर की हेल्प लेनी चाहिए, या किसी भी केस में उसे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की नीड है या कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो इन दिस केस वो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की भी हेल्प ले सकता है। लेकिन क्योंकि ये सारा काम असेसिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसे एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा सेक्शन है यानी कि सेक्शन 144 ए केस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट होता है, और आज के लेक्चर्स के लिए शायद इतना काफ़ी होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे अपने इस चैप्टर को, यानी कि जो हमारी बाकी की असेसमेंट रह गई हैं, जैसे कि सेक्शन 147 के असेसमेंट जिसको हम री असेसमेंट या इनकम ईस्केपिंग असेसमेंट भी कहते हैं, को देखेंगे, और साथ ही जानेंगे जो ये डिफरेंट तरीके के असेसमेंट की हैं उनके बीच में डिफरेंस को और कुछ नोटिस के सेक्शंस को। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।